हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिव इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि आपको पता है कि साइंस के एग्ज़ाम के दिन का क्वेश्चन, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान सुनेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे और मिलाएंगे एक एक क्वेश्चन, और ये भी आपको साथ में बताएंगे डिटेल्स में कि कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है सेट ए। आप लोग अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन मैच कर लेना है, मिला लेना है। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, बस सेट में अलग अलग नंबर होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू डैश अमृता। यहाँ पर ऑप्शन में है सी, साव, सीइंग और सीन। यहाँ हैव देख रहे हैं, और हैव के बाद हमेशा भीथर्ड आता है, और इसमें भीथर्ड देखो तो यहाँ सीन है, ये ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है कि सी डैश नाउ द आंसर। सी डैश नाउ द आंसर, यहाँ ऑप्शन देखो हैव है। हैव के बाद तो सबसे पहले V1 आता नहीं है। हैव के बाद सबसे पहले V1 आता नहीं है। आउट के बाद टू लगना चाहिए, यहाँ है नहीं। अब बचा है V1 आता है माइट के बाद भी और डिड के बाद भी, और डिड यहाँ पास्ट से संबंधित कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पर आशा उम्मीद लगाया जा रहा है कि वह आंसर जानती होगी। ठीक है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और आपको हम जब मॉडल वर्ब पढ़ा रहे थे, संभावना को दर्शाने के लिए हमने बताया था जो 50% निश्चित होगा उसे दर्शाने के लिए मे, और मे का पास्ट माइट। में तो है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, माइट। अगला क्वेश्चन है द हाउस काउच फायर। ये आपको क्वेश्चन जो दिया गया है सेंटेंस जोड़ने के लिए, ठीक है, ध्यान देना है। एनालिसिस द सेंटेंस, सिंथेसिस द सेंटेंस आपको हम एग्जाम के दिन बताए थे। जिस दिन एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे थे उस दिन बताए थे कि किस तरह से जोड़ना है। पहले पढ़ना है द हाउस काउच फायर। यहाँ पर अर्थ क्या हो रहा है, मतलब घर में आग लग गया। ऑल द बुक्स वेयर बर्न्ट, और सब किताब जल गया। अब इसमें दो बातें हैं, घर में आग लगा और सब किताब जल गया। एंड के द्वारा इसको जोड़ सकते हैं। आप देखते हैं ऑप्शन में क्या है, जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख के हमको तय करना होगा। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है As the house caught fire and all the books were burnt। ये भी सही है कि जैसे ही घर में आग लगा सभी किताबें जल गई। ठीक है ना। The house having caught fire, ठीक है, इसको देखो having couch कर दिया है, यहाँ पास्ट से यहाँ प्रेजेंट में ले आया है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट गलत है। उसके बाद है all the books were burnt, the house caught fire। ठीक है, books were burnt ये भी गलत है। As the book burnt the house caught fire, ये डायरेक्ट गलत है। सही ऑप्शन आपका है ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है, स्पेलिंग चेक करना कि इसमें सही कौन है। जेन्युइन पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो जेन्युइन, ये देखो और यहाँ देखना है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट गलत है, ये डायरेक्ट गलत है, ये डायरेक्ट गलत है। अगर ध्यान देंगे तो आपको अगर स्पेलिंग नहीं भी पता है, याद नहीं है, आप ऐसे देखोगे तीन गलत है। जेन्युइन देखो कहीं से सही लग रहा है, ये कहीं से सही लग रहा है, ये कहीं सही लग रहा है, सही ये है। ठीक है, अगला जो है, अगला क्वेश्चन है बिना हैड रिटन अ लेटर। इसको बोला चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, मतलब करेक्ट जो सही पेसिव वॉइस है उसको चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान देना है। अब सबसे पहले ए लेटर इधर आएगा, अ लेटर, हैड और परफेक्ट है तो ऊपर से बीन लगाएंगे। पेसिव वॉइस से पूछा गया है, तो रिटर्न का भीथर्ड, रिटर्न भीथर्ड में बाय बीना। देखो कहाँ है, ठीक है। A letter had been written by बीना, A letter had been written by बीना, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ये सब वॉइस का है, पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ही इज वाइजर देन यू। वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसमें बोला जा रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। आप देखो नेगेटिव बदलना है, लेकिन ऐसे बदलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इंटरचेंज ऑफ वॉइस आता है, इंटरचेंज ऑफ नरेशन आता है, रिमूव टू आता है, ठीक है ना, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस आता है। हमने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस तरह से बदलना है कि उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो। अब यहाँ देखना है कि अर्थ भी बदलना नहीं चाहिए, अर्थ पहले दिमाग में रखना है कि ही इज वाइजर देन यू, वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, अर्थ यही होना चाहिए और नेगेटिव भी बन जाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। अब यहाँ लगा हुआ ही इज नॉट वाइज देन यू, मतलब वह तुमसे बुद्धिमान नहीं है, ये तो डायरेक्टेड नेगेटिव बना दिया और अर्थ चेंज हो गया। अर्थ चेंज होगा, गलत है।
ठीक है। इज नॉट द वाइजेस्ट मैन, तो ये तो डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री बना दिया है। अर्थ बैलेंस होना चाहिए, अर्थ बदलना नहीं चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रख। यू आर नॉट सो वाइज एज ही, यू आर नॉट वाइजर देन यू, ठीक है ना, मतलब तुम जो है उतना बुद्धिमान हो जो नहीं हो जितना वह है, ठीक है। तो ये सही है आपका, ये गलत है, सबसे परफेक्ट ऑप्शन ये है आपका। अगला ध्यान देना है, आगे का जो क्वेश्चन है वो है हर एम्प्लॉयर है ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर, मतलब उसका एम्प्लॉयर जो है उसके अंदर हमेशा उसमें खामियां ढूंढता है, खामियां ढूंढता है किसी के अंदर, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं, जब कोई भी किसी भी सीमा रेखा के अंदर पहले से मौजूद होगा उसे दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया गया, लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ, ठीक है ना, लेट अस हैव ड्रिंक, यहाँ पर ड्रिंक का मतलब क्या हुआ? वो ड्रिंक जो कप में भरा हुआ लेने के लिए, तो आ ड्रिंक, यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा? आ ड्रिंक। तो ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरीडे। सबसे पहला बात तो एवरीडे है, हम आपको बोले थे ऑलवेज, सेल्डम, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट, ये सब के साथ प्रेजेंट फिर टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए क्योंकि ये आदत दर्शाता है, और हम आपको पढ़ाए थे टेंस के दौरान वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए प्रेजेंट फिर टेंस का प्रयोग करते हैं। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन करता है, प्रत्येक दिन करता है मतलब आदत है, और आदत दर्शाने के लिए प्रेजेंट फिर का क्रिया होता है V1 या V5। देखते हैं V1 V5 कौन है, ठीक है ना। सबसे पहले V1 या V5 में क्या होगा, सब्जेक्ट देख लेते हैं, V1 होगा कि V5 होगा। माई फ्रेंड एंड आई, यहाँ पर एक से अधिक सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्रिया प्लूरल लेगा, और प्लूरल क्रिया इसमें देख लो कौन कौन है। ये तो सिंगुलर है, ये डायरेक्ट कट गया, सिंगुलर है डायरेक्ट कट गया, और हैव नहीं आता, हैव आता प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट डिफिट में डू आएगा। तो डू मतलब यहाँ करने की अर्थ हमारा सहायक क्रिया के रूप में नहीं आया, मुख्य क्रिया के रूप में डू आया है। तो माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे, मतलब मैं मेरा दोस्त और मैं जो हूँ प्रत्येक दिन मैं अपना होमवर्क करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, ठीक है ना। अब देखो कैट जो है, बिल्ली अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ? बेड। अब बेड में क्या? बेड के इन है, अंडर है, ऑन है और बिटवीन है। इनका प्रयोग हम आपको प्रीपोजिशन बताए थे, जब कोई किसी सीमा रेखा के अंदर पहले से मौजूद होगा तो उसके लिए इनका प्रयोग, ठीक है ना। अंडर का प्रयोग हम आपको बताए थे, जब कोई किसी के नीचे हो तथा जिसके नीचे हो उस अपने ऊपर वाले से कम 2 भाग से घिरा हुआ हो, मिनिमम 2 भाग, मैक्सिमम जितना हो, चारों भाग से घिरा हुआ कोई दिक्कत नहीं। बेड के नीचे हो, उसके नीचे है और अपने ऊपर वाला से घिरा हुआ है, तो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा अंडर। ये आपको हम प्रीपोजिशन वाला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगला ध्यान देना है, अगला लिखा हुआ है डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है ना। अब इसमें देखो प्रयोग करना है, यहाँ द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं, ये नहीं होगा। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स मतलब सभी दोस्त, समझ में आ गया, ये सूट नहीं कर रहा, सूटेबल देना है, ठीक है, ये नहीं होगा। मच जो है ज़्यादातर अनकाउंटेबल के साथ आता है, समझ में आ गया। मेयर मतलब केवल मेरे दोस्त है, यहाँ केवल थोड़े है, यहाँ फ्रेंड्स है और आर क्रिया दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई कांट बिलीव डैश माई पर्स एट होम। ये क्वेश्चन जो है अगर ध्यान दोगे तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या पर्स घर पे भूलने की बात हो रहा है। यहाँ ऑप्शन में जो है आई फॉरगेट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आई हैव फॉरगेट। हैव के बाद तो सबसे पहले ये ऑप्शन ही गलत है, हैव के बाद V3 आता है, यहाँ V1 दिया हुआ है। आई फॉरगोट पास्ट है, आई फॉरगोटेन, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, फॉरगोटेन V3 कभी, सीधा बात है, जब तक नहीं आएगा V3 नहीं आएगा। सीधा सब्जेक्ट के साथ क्या आया? V3 आया। V3 बिना कोई सहायक क्रिया के नहीं आता, सीधा समझ लो, है नहीं, कोई भी सहायक क्रिया जब तक नहीं रहेगा तो V3 नहीं, समझ में आ गया। तो हैव फॉरगेट ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये दोनों है। अब ये दोनों में देखो, यहाँ कुड नॉट अगर रहता है ना तो हम आई फॉरगोट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कैन नॉट है। एक अगर वर्तमान में एक वाक्य में एक से अधिक बातें कही गई है, अगर एक प्रेजेंट में दूसरा भी प्रेजेंट के ही किसी टेंस में होता है, ठीक है ना। कैन का पास्ट कुड होता है, कुड नहीं है यहाँ पर, कांट है, तो क्या होगा? आई फॉरगेट, समझ में आ गया। चलो ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है
ही इज द डैश, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। वैसे हालांकि हम आपको पढ़ाए थे डिग्री में कि जब बात दो की हो तो दो के बीच हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ द लगा दिया है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। और सुपरलेटिव डिग्री कौन है? यंगेस्ट, एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है द केक टेस्टेड स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, मतलब केक इतना मीठा था कि मैं इसको खत्म नहीं कर पाया। ठीक है, इतना मीठा था मतलब जरूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज़्यादा के लिए हालांकि टू आता है, लेकिन टू तब लिखते जब रिमूव नहीं किया हुआ रहता टू। यहाँ कुड नॉट है, अगर यहाँ पर टू लिखा रहता तो यहाँ हम टी डबल ओ देते, लेकिन ये क्या रिमूव टू करके, और टू जब रिमूव करते तो इसके जगह पे सो, इसके जगह पर दैट लगा हुआ तो यहाँ पक्का क्या आएगा? सो। अगर टू लगा रहता तो यहाँ पर टी डबल ओ वाला लगाते। ये रिमूव टू से आपको पूछा गया है, ये हम लास्ट में पढ़ाए थे आप सबको। ठीक है ना, उल्टा पूछा है, रिमूव करके ही पूछा, रिमूव करने नहीं पूछा है। यहाँ पर क्या होगा? सो होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। आगे है द टीचर सेड इज एनीवन देयर, द टीचर सेड इज एनीवन देयर, टीचर ने कहा कि क्या यहाँ पे कोई है। ठीक है ना, अब इसको बदलना है किसमें? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन से पूछा गया। अब इसको बनाना है, आपको पता है कि द टीचर, और जब इधर बोले थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आएगा, प्रश्नात्मक आएगा, तो सेड को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। ठीक है, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे। अभी इफ ये वाला सब ऑप्शन है तो इफ लगाते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करना है? पॉजिटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल देना। पॉजिटिव मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो एनीवन, यहाँ पर एनीवन लिख दिए, थर्ड पर्सन है, ज्यों का त्यों आएगा। उसके बाद अगर इधर पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब बदलता जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। किस में बदलेगा? ज़्यादा पास्ट में जाएगा। इज का पास्ट क्या होता है? वाज, क्या हो जाएगा? वाज और देयर। क्या क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। ये आप देखो कहाँ ऑप्शन है आपका, ठीक है, द टीचर आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर, 21 नंबर ऑप्शन में। अब यहाँ अगर देखोगे तो विल आस्क है, सबसे पहला बात कि यहाँ टेंस बदल दिया, ये तो डायरेक्ट गलत है। हैड सेड यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना, विल से है ही नहीं, तीन ऑप्शन डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा, यही मैच ही कर रहा है। चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है वी डैश बी पंक्चुअल। मॉडल वर्ब से पूछा गया, पंक्चुअल होना मजबूरी है, समय का पंक्चुअल जो नहीं रहता है तो वो कहीं ना कहीं फंसता है, और जो काम करना मजबूरी होता है, मजबूरी को दर्शाने के लिए हमने आपको बताया था दो रास्ता, एक मॉडल वर्ब है मस्ट और दूसरा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है ना। तो व्यक्ति के हाथों कोई कार्य करने के लिए मजबूर होता है तो मस्ट का प्रयोग करता है। पंक्चुअल रहना किसी व्यक्ति ही तय करता है कौन समय पर किसको पहुंचना है, तो मस्ट का प्रयोग होगा, और मस्ट यहाँ पर ऑप्शन डी है, ध्यान देना है। नेक्स्ट पे, इज हिंदी स्पोकन बाय देम, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। देखो पेसिव दिया हुआ और आपको एक्टिव है, तो पेसिव जैसे बदलते हैं उसी तरह से एक्टिव में क्या करना है, रिवर्स गियर लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इज है, स्पोकन, इज के बाद भी थर्ड है, पक्का प्रेजेंट रिपीट है, प्रेजेंट रिपीट है, तो प्रेजेंट रिपीट का सहायक क्रिया पॉजिटिव सेंटेंस में क्या, सॉरी पॉजिटिव बोल रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू आता है, तो डू आएगा, उधर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो डू दे, और ये V1 हो जाएगा, अपने आप डू आ गया था, स्पीक दी। तरह से देखो, डू दे स्पीक हिंदी, कहाँ पे ऑप्शन है, ये है। अब ये पढ़ के देखो, स्पीक हिंदी विल दे, डायरेक्ट वर्ड लग रहा है, समझ में आ गया, ये कभी शुड होगा इसमें, हिंदी मस्ट दे स्पीक, यहाँ अरेंजमेंटे गलत है सेंटेंस का, ठीक है, तो डायरेक्ट गलत नजर आएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लिखा हुआ है कि अस्मिता रिच, ये भी कंबाइन द सेंटेंस, कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, ठीक है ना, सेंटेंस जोड़ने के लिए। अस्मिता इज रिच, अस्मिता इज अ माइजर, ठीक है ना, मतलब अस्मिता अमीर है, अस्मिता कंजूस है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो सीधा मतलब है अमीर तो है लेकिन कंजूस है। अब बट वाला है नहीं, स्टील वाला है, देखते हैं, अस्मिता इज रिच स्टील सी इज नॉट अ माइजर, ये तो डायरेक्ट अर्थ बदल दिया है, अस्मिता अमीर है लेकिन अब भी वह कंजूस नहीं है, लेकिन यहाँ कंजूस है कह रहा है, ठीक है ना। अस्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, अस्मिता क्या है, अमीर है और अब भी वह कंजूस है, ठीक है ये ऑप्शन। अस्मिता इज नॉट रिच,
ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। अस्मिता इज रिच स्टिल शी वाज अ माइजर, यहाँ इज है यहाँ वाज, डायरेक्ट गलत कर दिया। तो आप देखोगे कि ये ऑप्शन आपको गलत नजर आएगा, ये गलत नजर आएगा, ये गलत, सही कॉम्बिनेशन ये है। के लिए फ्री का मार्क्स है, देख करके कोई भी पता लगा लेगा कि सही कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है ना। जो सबसे परफेक्ट अर्थ दे वही सही कॉम्बिनेशन होता है। और ये ऐसा सवाल का जवाब देना हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दिन लास्ट टेस्ट में बताए थे आपको। लिखा हुआ श्याम टीच मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, श्याम टीच मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। अब देखो श्याम क्या पढ़ाता, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी बात हो रहा है, ठीक है ना। अक्रॉस मतलब जब कोई किसी के ऊपर ही ऊपर बिना स्पर्श किए हुए पार करे तो अक्रॉस आपको पढ़ाए थे। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावे, ठीक है ना। बिसाइड मतलब होता है बगल में, ओवर मतलब किसी के ऊपर। अब देखो यहाँ क्या अर्थ शूट कर रहा है, श्याम मैथमेटिक्स के अलावे इंग्लिश भी पढ़ाता है। अब बिसाइड लगाओगे तो मतलब मैथमेटिक्स के बगल में इंग्लिश पढ़ाता है श्याम, श्याम खुद ही पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स और ये इंग्लिश भी, मतलब मैथमेटिक्स के अलावे इंग्लिश। तो सब ज्यादा शूट कौन प्रिपोजिशन कर रहा है, ये बिसाइड्स वाला। अगला है यू टेक इट वेरी इजी, ठीक है ना। क्वेश्चन टेक से पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताए थे ये प्रेजेंट डिफिट है, प्रेजेंट डिफिट का सहायक क्रिया क्या होता है, डू या डज। यहाँ यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। और बोले थे इधर नोट नहीं होगा तो इधर नोट लगाना, डोंट हो गया। उसके बाद क्या, यू डोंट यू। देखो ऑप्शन कहाँ है, ये है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू डैश, गोइंग टू डैश बाल कटवाने जा रहा है, ठीक है ना। अपने से काटने जाता तब तो कट माई हेयर अप, ये अपने से काट नहीं रहा, कटवाने जा रहा है किसी से। अपने से कोई बाल काटता है, हैव क्या होगा, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, ये ऑप्शन सही होगा। ये टू के बाद सबसे पहले ये कटिंग भी फोर है, ये कभी आएगा नहीं। हेयर कट यहाँ क्या ऑब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में चल गया, ये गलत है। और ये होगा नहीं, अपने से कटवाएगा नहीं, तो ये क्या, अपने से काटेगा नहीं, कटवाना है तो हैव माई हेयर कट, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ चूज द करेक्ट स्पेलिंग सक्सेस पूछ रहा। देखो यहाँ बच्चा भी देखेगा, ये सक्सेस कहीं से लग रहा है कोई एंगल से, ये किसी एंगल सक्सेस लग रहा है, ये किसी एंगल सक्सेस लग रहा है, ठीक है ना। सक्सीड का है, सॉरी सक्सीड का, तो सक्सीड ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, इसको देखो तो सक्सीड ये ऑप्शन सही है। सक्सीड SUCCEED, ठीक है ना। सक्सीड जो वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, सक्सेस नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन में कई बार इसका इस्तेमाल किए हैं। ये स्पीक्स डैश फ्रेंच नॉर इंग्लिश, यहाँ पर ध्यान दो। तो आपको ये पूछा गया प्रोनाउन से, और कौन सा प्रोनाउन से पूछा गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम आपको पढ़ाए थे, आइदर, एनीवन, नाइदर, नन, ये सब का प्रयोग आपको बताए थे। और वहाँ पर बताए थे कि आइदर के साथ और आता है, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। यहाँ नॉर लगा हुआ है तो आइदर तो कभी आएगा नहीं, यहाँ कौन आएगा, नाइदर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या भराएगा, नाइदर। और ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, आइदर यूज ऑफ प्रोनाउन के सबसे फर्स्ट रूल में देखोगे तो आइदर, उसके बाद नाइदर ही होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, यूज ऑफ प्रोनाउन जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पे लिखाए हैं। और जब प्रोनाउन पढ़ाए थे, कौन प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि आइदर को अगर जरूरत पड़ेगा तो और आएगा, और नाइदर का अगर जरूरत पड़ेगा तो नॉर आएगा। अब नॉर की जरूरत पड़ेगा तो नाइदर आएगा, और की जरूरत पड़ेगा तो आइदर आएगा। समझ में आ गया, इस तरह से समझना। अगला क्वेश्चन है द साइनोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन का साइनोनिम, साइनोनिम और एंटोनिम का मतलब समझना। तो साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, और एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा। साइनोनिम मतलब सीधा, मतलब सेम अर्थ देने वाला, सीधा सीधा अर्थ देने वाला। तो जेन्युइन का मतलब समानार्थी अर्थ देने वाला कौन है, जेन्युइन का रियल होगा, जेन्युइन मतलब सच्चा होता है, रियल मतलब भी सच्चा होता है। एंटोनिम्स फिर पूछ दिया है, देख लो यहाँ एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थ है किसका, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना का एंटोनिम्स क्या है, कन्फेस मतलब भी तो स्वीकारना होता है, तो साइनो हो गया, एक्सेप्ट इसका साइनो हो गया, कंप्लाई इसका है ही नहीं, डिनाई जो है इसका उल्टा हो गया, डिनाई मतलब नकारना होता है, इसका स्वीकारना, इसका नकारना, तो उल्टा ये हो गया डिनाई। ध्यान देना है, ये डिनाई हो गया। अगला क्वेश्चन जो है द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटेजी, प्लान बनाना होता है, इसका रणनीति होता है। और सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी कौन है, फेम, क्रिमिनल, क्रिमिनल है, हाँ उल्टा सीधा डायरेक्ट दे दिया, यहाँ प्लान, प्लान होगा इसका समानार्थी शब्द, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो है एंटोनिम ऑफ कॉमन, कॉमन का एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है कॉमन का, ठीक है ना। ऑर्डिनरी तो इसका साइनो हो गया,
नेचुरल, लगभग साइनो, ब्यूटीफुल, ये तो किसी का नहीं, साइनो एंटो है ही नहीं इसका, ठीक है ना। रेयर इसका एंटो हो गया, एंटो ही पूछ रहा है, ठीक है ना। उल्टा, कॉमन मतलब जो आम बात हो, जनरल हो, रेयर मतलब जो दुर्लभ हो, समझ में आ गया। तो ये इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो ध्यान देना है। अगला, द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब होता है किसी को उल्लेख करना, ठीक है ना। जस्टिफाई करना क्वेश्चन में इंग्लिश में पूछा भी जाता है। जस्टिफाई मतलब किसी का उल्लेख करना, विवरण देना, एक्सप्लेन करना कह सकते हो। इसमें देखो एक्सप्लेन वाला कोई है, ठीक है ना। अटैक ये होगा नहीं, रिएक्ट होगा नहीं, रेस, यहाँ एक्सप्लेन तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को उल्टा पूछ रहा है, डुप्लीकेट को, डुप्लीकेट का उल्टा। उल्टा देखो यहाँ कॉपी, इसका डुप्लीकेट कॉपी, कॉपी देखो इसका साइनो हो गया, ये तो होगा नहीं, उल्टा पूछ रहा। कलोन भी साइनो ही हुआ, डुप्लीकेटे को कलोन कहा जाता है, किसी का कलोन बनाया जाता है, बॉडी डबल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। फोटोस्टेट भी तो डुप्लीकेटे हुआ, तो ओरिजिनल हुआ इसका उल्टा, उल्टा पूछ रहा है। अगला है ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हम उसको बोलते हैं जो, जिसको जो बोलना है सीधा मुंह पे बोलता है, चापलूसी नहीं करता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, ठीक है ना। सीधा सीधा बोलने वाला व्यक्ति, कोई मिलावटी नहीं हो, उसको कहा जाता है। तो बोल रहा है कि वह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है एंड सीधा सीधा बोलने वाला व्यक्ति है। कीप्स फ्लैटर्स, फ्लैटर्स मतलब होता है चापलूस, और चापलूसों को रखता है कहाँ, कहाँ रखेगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहेगा वो चापलूस को कहाँ रखेगा, एट एनी रेट, तो किसी भी कीमत पे हो गया, तो कहीं से सूटे नहीं कर रहा है इस सेंटेंस पे, समझ में आ गया। कहीं से इस सेंटेंस पे सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ मतलब आपको पढ़ाए थे, जब केस पढ़ा रहे थे तो हिंदी बताए थे, उसमें लिखा हुआ भी है कोसों दूर। तो ये व्यक्ति जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा बोलने वाला, और चापलूसों को अपने से कोसों दूर रखता है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है ही डिक्लेयर्ड हिज डैश। अब हिज के बाद हमेशा नाउन आता है, किसी भी पॉसेसिव केस के बाद नाउन आता है, ये हमेशा याद रख लेना। नाउन इसमें देखो कौन सा है, ये तो डायरेक्ट एडवर्ब है, बाय इनोसेंट लगभग वर्ब के रूप में मतलब रिप्रेजेंट किया गया, ये इनोसेंट एडजेक्टिव के रूप में, इनोसेंस जो है ये नाउन है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। वो अपना निर्दोषपन जो है साबित किया। They were surprised dash hear him sing, ठीक है ना। सरप्राइज्ड आप याद करो, वॉइस में हॉट टिप्स ऑफ वॉइस जब पढ़ा रहे थे उसमें बोले थे कि हर क्रिया में बाय ही नहीं लगता है, बाय के अलावे भी कभी कभी पैसिव वॉइस बनाने में अन्य प्रीपोजिशन भी आता है। अन्य प्रीपोजिशन में जिसमें सरप्राइज, एस्टोनिश्ड ये सब के साथ बोले थे कि एट का प्रयोग किया जाता है, यहाँ क्या लगेगा, एट लगेगा। पैसिव वॉइस में आपको पढ़ाए हॉट टिप्स ऑफ वॉइस में सरप्राइज डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप कॉपी पलट के हॉट टिप्स ऑफ वॉइस में देख लेना, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है जो पढ़ाए थे। ही हैज प्रॉपरली डैश रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपरली रूल्स, आप देखो हैज है, हैज के बाद हमेशा भी थर्ड आता है, यहाँ भी थर्ड देखोगे तो ये V1 है, ये होगा नहीं, टू अंडरस्टैंड ये 2 + V1, इन्फिनिटिव दे दिया, ये आएगा नहीं, समझ में आ गया, इन्फिनिटिव ये नहीं आएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज अंडरस्टैंड, मजबूरी दर्शाना होगा तो मजबूरी है, ही हैज प्रॉपरली डैश अंडरस्टूड, समझने की बात हो रहा, पालन करने की बात नहीं हो रहा, तो मजबूरी है नहीं, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ये V4 है, ये कभी नहीं आएगा, और अंडरस्टूड ये है V3, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सही होगा 33 में C। चलो अगला देखना है, आगे क्वेश्चन है डैश आ ब्रोअर नॉर आ लेंडर, फिर यहाँ नॉर आ गया है, ठीक है ना। नॉर के बाद देखो यहाँ पर वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ऑप्शन है, आपको किसी एक को चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर के साथ नाइदर आता है, ये बच्चा को भी पता होता है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, अब इंडिया जो है प्रोग्रेस, विकास कर रहा है, कैसे विकास कर रहा है, बाय लिप्स एंड बाउंड, इसका मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी, मतलब तेजी से, अत्यंत तेजी से, अत्यंत तेजी से। तो तेजी से ये ऑप्शन तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है इसके अर्थ में, अर्थ पे सूट करने वाला, यहाँ दिमाग लगा के जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये अर्थ पे क्या कर रहा है, सूट कर रहा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये तो कभी होगा नहीं,
ठीक है ना। बाय बॉडी एंड साउल, आत्मा से काम करना, इसका मतलब हो गया कि मतलब अनियमितता। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब अनियमित तरीके से, मतलब कभी हुआ विकास कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, मतलब किसी न किसी तरह से, ठीक है ना, किसी न किसी तरह से भारत विकास नहीं कर रहा, बहुत तेजी से विकास किया है, दिन दूनी रात चौगुनी। समझ में आ गया? तो ऑप्शन आपका सही होगा ये, बाय लिप्स एंड बाउंड, ठीक है ना। ये आपको फ्रेज से पूछा गया है। अगला है आई वॉन्ट टू टेक डैश क्लास दिस ईयर। अब देखो क्लासेज है, प्लूरल बनाया हुआ है, तो पक्का इसके पहले एक से अधिक संख्या दर्शाने वाला ही कोई शब्द आ सकता है। ये लेस जो है, लेस अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, एनी नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्यूअर है, मतलब कुछ ही क्लास जो है इस साल लेना चाहता हूं मैं, ठीक है ना, ये अर्थ आ रहा है, तो फ्यूअर होगा। अन्य मतलब क्या, तुलना कर रहा, इस साल जो है पिछले साल की अपेक्षा कम क्लास लेना चाह रहे हैं, और तुलना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, फ्यू का फ्यूअर है, ठीक है ना, पिछले से भी कम। डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी। देखो पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि हम जो है दुखी होंगे, कब, कभी, फॉरएवर, हमेशा, नोट नहीं, नोट तो कभी होगा ही नहीं, इसमें लास्ट में नोट थोड़े लगता है, सहायक क्रिया के बाद लगता, लगना होता है यहाँ लगता, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। यहाँ सबसे परफेक्ट अगर ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, और सबसे परफेक्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो एवर है। समझ में आ गया? इसका अर्थ हो गया कि क्या आपको लगता है कि हम कभी दुखी होंगे, ठीक है ना। एवर मतलब कभी, फॉरएवर मतलब हमेशा होता है। समझ में आ गया? आई हैव नथिंग डैश टू से। अब देखो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, यही कहना चाह रहा है, क्या कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ये देखना है, ठीक है ना। यहाँ फर्दर है, फर्दर मतलब आगे का होता है, यही ऑप्शन सही होगा। आगे कहने के लिए, आगे का कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, नाइदर तो होगा नहीं, आइदर तो होगा नहीं। फार्दर मतलब होता दूर का, फर्दर मतलब होता आगे का, भविष्य का, भविष्य कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्दर, ठीक है ना। फार्दर मतलब दूर होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि लंदन इज द जैसे आया सुपरलेटिव डिग्री आएगा, यहाँ पर दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, ये डिग्री में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। दा के बाद हमेशा कौन सा डिग्री आता है, डिग्री पलट के देख लेना है, सुपरलेटिव डिग्री आता है। यहाँ पर देखो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है देखना है। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लार्जर है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड। मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन मैं थकने की बात कर रहा हूँ। थकने, टायर्ड, थकना जो है वो अब्स्ट्रैक्ट एक तरह से अनुभव करने वाला चीज़ है, और अनुभव करने वाली चीज़ को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल लगभग है, और अनकाउंटेबल के साथ अब्स्ट्रैक्ट है। अनकाउंटेबल के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये काउंटेबल के साथ आता है, ये काउंटेबल के साथ आता है, ये काउंटेबल के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ ये लिटिल आता है। एक एक ऑप्शन ही सही है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। लिखा हुआ है कि आर दे नॉट चीटिंग अस, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस बनाने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव का पेसिव इंट्रोगेटिव होता है, पेसिव में बताए थे। नरेशन में क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में बदलते हैं, अफर्मेटिव में बदलते हैं, लेकिन वॉइस में क्या है, जैसा सेंटेंस पॉजिटिव है अगर एक्टिव तो पेसिव भी पॉजिटिव होगा, पेसिव पॉजिटिव तो एक्टिव भी पॉजिटिव, अगर एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव है तो पेसिव भी इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है ना। सहायक क्रिया सब्जेक्ट पहले रखेंगे, इंट्रोगेटिव होगा, तो यहाँ से जो उठ के आएगा उल्टा होता है, आस उठ के आ रहा है तो इसके अनुसार क्या, ये पहले टेंस पकड़ेंगे आर प्लस बी फोर, ये आईएनजी लगा हुआ तो पक्का कोई कंटिन्यूस टेंस है, और आर है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया अपना ही होता है, ये हमारा बीज होगा, क्या होगा, कार होगा, उधर से आने वाला तय करेगा, उधर से आ रहा अस, तो क्या होगा आर वी, ठीक है ना। उसके बाद नोट यहाँ पर लगाएंगे, बीइंग आईएनजी उतारेंगे तब ना भीतर, क्योंकि मुख्य क्रिया चाहे जिस रूप में रहे उसको भीतर बदलना, फॉर्मूला 333 पर आए थे आपको वॉइस में, ठीक है ना। चीटेड बाय देम लिखने कोई जरूरत नहीं, आपको हॉट टिप्स ऑफ वॉइस में पढ़ाए थे, ठीक है ना। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट दे होगा, हम बोले थे कि एक अवस्था ऐसा भी आता है कि किसी प्रीपोजिशन का आवश्यकता नहीं होता, प्रीपोजिशन तब लगता है पेसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट स्थान पर जाता है, और दो अवस्था ऐसा होता है जब सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट स्थान पर ले जाते हैं, जिसको लिखने से भी पता नहीं चले और जिसको लिखने के बिना लिखे हुए भी जिसमें पता चल जाए उसको लिखना बेकार होता है। ऐसे जगह में हम आपको कई नोट्स लिखाए थे जिसमें बोले थे कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट दे होगा तो उसको भी दोहराया नहीं जाएगा, तो बाय देम नहीं होगा वहाँ पर, और बाय देम आपको ऑप्शन में होगा तो भी नहीं रंगना है। देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर वी नॉट बीइंग चीटेड, तो फर्स्टे में सही है,
ठीक है ना। यहाँ क्या है, आर वी बीइंग नोट, यहाँ बीइंग के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, बीइंग के बाद नहीं, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट गलत है। आर नोट वी बीइंग चीटेड, ठीक है ना। यहाँ नोट पहले ले आया है, ठीक है ना। आरंट लिखता तो चल सकता था, ठीक है ना। ये गलत है, नोट है। आर वी नोट बीइंग चीटेड, ये ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। नाउ को देन में बदलना है बस। ही सेड, आपको पता है कि इधर पॉजिटिव आया है तो सेड को सेडे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहता तो हम टॉल्ड में बदल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे दैट। और आई को, आई से फर्स्ट पर्सन है तो बदल के आएगा, सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट ही है, ही होगा। और इधर पास्ट, इधर भी पास्ट होगा, तो एम का पास्ट क्या होता है, वाज या वेयर। अब वाज होगा वेयर होगा, ही के साथ वाज होगा, ठीक है ना। गोइंग टू कॉलेज नाउ जस्ट देन, जस्ट तो जस्टे आएगा, नाउ को देन में बदल देना, ठीक है ना। देखो कहाँ है, सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ठीक है ना। he said that, said दूगो में है, he was going to college, he said that he was going to college, he said that he was going to college just now। now नहीं, ये तो गलत है, देन वाला ऑप्शन यहाँ पर है, देन वाला ऑप्शन यहाँ है। he said that, asked तो होगा ही नहीं, said he asked होगा नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव होता तब asked, एक ही ऑप्शन है सही है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, हैव सम मोर टी। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है छात्रों के, यहाँ सबसे पहले हैव यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में आया, सहायक क्रिया के रूप में नहीं आया है बाबू, ठीक है ना। किस रूप में आया है, मुख्य क्रिया के रूप में आया है। मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा, V1 शुरू हो रहा, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आदेशात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और आदेशात्मक में हमने बताया था कि सारे आदेशात्मक वाक्य के साथ क्वेश्चन टेक के रूप में कैन यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऑप्शन है, बहुत कोई वांट यू आता है निषेधात्मक में, यहाँ निषेध वाला बातें नहीं है, बोला कि थोड़ा और चाय पीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ निषेध वाला कोई बात नहीं है, ये कभी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बस एक ही वन एंड ओनली ऑप्शन सही है, कैन यू। इसके अलावा कोई बोलता है गलत है, समझ में आ गया। अगला समझना है, लिखा हुआ द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। टाइड वक्त है, समझ में आ गया, काल होता, समय होता। यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखेगा तो प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो सब्जेक्ट में से क्रिया का फैसला प्रीपोजिशन के पहले वाला करता, हम नाउन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन में प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो सब्जेक्ट में से क्रिया का फैसला प्रीपोजिशन पहले वाला, प्रीपोजिशन पहले वाला राइज एंड फॉल, ये जोड़ा माने वाला है। और नाउने में हम आपको पढ़ाए थे, दुनिया में ऐसे सारे नाउन जो जन्म से जोड़ा में आया हो, जैसे हॉर्स एंड कार्ट, बटर एंड ब्रेड, ये सब एग्जाम्पल में आपको लिखाए थे, टाइम एंड टाइड्स। तो वैसा नाउन जो जन्म से जोड़ा में आया है, देखो ये उठना गिरना है, उठना गिरना हम जोड़ा में बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे घोड़ा गाड़ी जोड़ा में बोलते हैं, दाल भात जोड़ा में बोलते हैं, बात करी चावल करी जोड़ा में बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी हम जोड़ा में बोलते हैं, बटर एंड ब्रेड जोड़ा में बोलते हैं, रोटी मक्खन। उसी तरह से राइज एंड फॉल, वक्त में उठना और गिरना, समझ में आ गया। ये जोड़ा में आने वाला शब्द है, और जोड़ा में आने वाला शब्द दुनिया के वैसे सारे नाउन जो जन्म से जोड़ा में आया हो तो उसे एंड के द्वारा जोड़ देने के बावजूद भी वो सिंगुलर होता है और क्रिया क्या लेता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर क्रिया देखो यहाँ पर कौन कौन है, सब प्लुरले है, के गो सिंगुलर है, समझ में आ गया। तीन ऑप्शन है गलत है, एक ही ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखना है, अगला है द चिल्ड्रेन लॉक्ड डैश अप इन द कप बोर्ड, ठीक है ना। चिल्ड्रेन लॉक्ड, खुद को लॉक्ड करने की बात कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सवाल आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम आपको पढ़ाए थे, चिल्ड्रेन यहाँ पुल्लल है तो पुल्लल के लिए तो दे आता है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है। यहाँ देमसेल्व्स देखो डी ऑप्शन में है, समझ में आ गया, डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है द सैनोनिम ऑफ कॉन्सील्ड इज डैश। ये आपका कॉन्सील्ड का सैनोनिम्स क्या होता है, कॉन्सील्ड मतलब होता है कोई चीज़ छुपाना, किसी के नीचे दबा देना कोई चीज़। और ये वर्ड आपका इस्तेमाल किया गया द सोल्जर कविता में, जिसका मतलब हिडन होता है, उसमें ऑप्शन में भी है, ठीक है ना। कविता में है कॉन्सील्ड जिसका मतलब हिडन होता है, ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ अर्बन। अर्बन मतलब होता है शहरी, शहरी का विपरीत शब्द पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ रस्टिक है, रूरल है, ग्रामीण हो गया, ये तो गया, शहरी का उल्टा क्या होगा, ग्रामीण होगा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है टू मेक बोथ इट्स मीन इट मीन्स
ये फ्रेज है, फ्रेज से आपको सवाल पूछा गया, इसका मतलब होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब जितना आपका आय है के अंदर गुजारा करना किसी ना किसी तरह से, ठीक है ना। तो देखते हैं, टू बाय कॉस्टली आर्टिकल्स, नहीं गुजारा करना, महंगा सामान खरीदना थोड़े होता है, समझ में आ गया। ये गलत है। टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब अपने आय के अंदर जीना, ये ऑप्शन सही है आपका बी, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन विल बिगेन डैश मंडे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये थोड़ा घुमा के पूछा है सवाल, बहुत कोई को पता नहीं चलेगा, अगर थोड़ा सा ध्यान भटकाएगा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, आपको हम पढ़ाए थे दिन दिनांक को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिन तो है, ऑन मंडे होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा क्रिया है, कार्य क्या हो रहा है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन, मतलब एग्जाम शुरू होगा कब से, मंडे से। मंडे से शुरू होगा और आगे की ओर बढ़ेगा, किसी निश्चित समय सीमा शुरू होकर आगे की ओर बढ़ेगा, तो मंडे शुरू होगा तो मंडे से जुदा होगा, और जुदाई को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। अगर सेम डे शुरू होता, उसी दिन कार्य शुरू होकर उसी दिन अगर समाप्त होने की बात होती, तो मंडे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। लेकिन इस दिन शुरू हो के इसी दिन समाप्त नहीं हो रहा, ठीक है ना। जैसे कोई मंडे को आएगा तो आएगा, मंडे को आने का काम खत्म हो गया। लेकिन ये क्या है कि यहाँ से शुरू होगा मंडे से, मंडे शुरू होगा तो मंडे से शुरू होकर के आगे की ओर एग्जाम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा तो जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से आगे मतलब समय जो है वो आगे बढ़ेगा, परीक्षा आगे बढ़ेगा, जुदा होगा, मंडे जुदा होगा, और जुदाई को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन में पढ़ा है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक है, ध्यान देना है। तो फ्रॉम ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। आई सिंग डैश, अब देखो इसमें परफेक्ट शब्द चुनना है कि कौन सूट कर रहा है। मैं बेडली मतलब खराब गाता हूँ, ठीक है ना। लेटली मतलब देर से गाता हूँ। देर से क्या होता है, देर से गाता हूँ मतलब रुकल रहते तब गाना शुरू करते हैं, कहीं से भी शुद्ध नहीं लग रहा। लार्जली मतलब लंबा, कोई गाना को मैं लंबा गाता हूँ, क्या अपने मन से जोड़ देते हैं कुछ भाग, क्या ये होगा नहीं। ऑर्डरली मतलब क्रम में एक के बाद एक गाना गाता हूँ, नहीं। बेडली ये सबसे परफेक्ट बेडली, ठीक है ना। एक से अधिक परफेक्ट भी लगे, जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रख लेना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस यहाँ करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए बोल रहा है। यहाँ सबसे पहले देखोगे तो वही है, प्रीपोजिशन वाला रूल है। प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े दो सब्जेक्ट में क्रिया का फैसला प्रीपोजिशन के पहले वाला करता है। यहाँ है ऑफ के पहले नाइदर, ऑफ के बाद गर्ल्स, और आपको पता है नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर क्रिया लेता है, ये एंड के द्वारा जुड़ जाने के बाद भी सिंगुलर रहता है, आपको बताए थे। तो यहाँ पर ये सिंगुलर क्रिया तो यहाँ है, लेकिन यहाँ इट्स है, यहाँ लड़की की बात को हो रहा है, ठीक है ना। और लड़की के लिए इट्स नहीं, सी का हर होगा, हर टास्क होगा। हर टास्क देखो कहाँ, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क, ये ऑप्शन तो गलत है, ये सही होगा, ठीक है ना। नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क, ठीक है ना। अब देखते हैं बाकी में क्या है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स दियर टास्क। दियर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिया सिंगुलर है और इसके अनुसार आएगा कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये गलत है, गड़बड़ है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व हर टास्क, ठीक है ना। यहाँ सॉल्व क्रिया प्लुरल दे दिया, और प्रीपोजिशन के पहले वाला के अनुसार क्रिया ये सिंगुलर लेगा, तो डायरेक्ट क्रिया सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस एस जोड़ते हैं, भी एस जोड़ते हैं नियम के अनुसार, ऐसा लगेगा। समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट गलत है, ये डायरेक्ट गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सही है बी। आ गया। अगला जो है अब वेराइटी ऑफ म्यूजिक, अब वेराइटी रहे टाइप ऑफ रहे, ठीक है ना। ये वैरायटी ऑफ म्यूजिक आ गया। म्यूजिक वैसे भी सुनने की चीज़ है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। वैरायटी प्रकार बता रहा, मतलब एक प्रकार का म्यूजिक है, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगुलर क्रिया आएगा। सिंगुलर क्रिया देखो, ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है, ये दोनों तो डायरेक्ट छट गया प्लुरल में। सिंगुलर में अभी दोनों में से कौन आएगा, अवेलेबल बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ हैज़ तो आएगा नहीं, हैज़ के बाद क्रिया आएगा, मुख्य क्रिया, वो भी थर्ड में आएगा। समझ में आ गया। तो ईज होगा यहाँ पे। अगला है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, बचपन से रहने की बात कर रहा। हम बोले थे जब समय प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना, उम्र का कई पड़ाव होता है, और हम बोलेंगे पड़ाव तो सभी उम्र आ जाएगा। हम बोलेंगे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये क्या कर रहा है, वो भीड़ से अलग कर रहा है, तो प्रॉपर नाउन है। समय जब प्रॉपर नाउन होगा तो हम पढ़ाए थे क्लास में कि सीन्स का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। टेररिज्म है, टेररिज्म एक नंबर में सही है, ये टेररिज्म है, ठीक है ना, जिसका मतलब आतंकवाद होता है, ठीक है ना। ये टूरिज्म है, टूरिज्मो सही से नहीं लिखा हुआ है, टेररिज्म, तो टायरोरिज्म, देख लो, टेररिज्म, बच्चों को पता चलेगा, ये तीनों गलत है।
ठीक है ना। वर्ड ये पूछता है, ये सबसे आसान सवाल पूछता है, इसमें कोई दम नहीं रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। यह 4th है, स्थान बता रहा है जुलाई का, ठीक है ना। जुलाई का कौन चौथा स्थान पे उपस्थित दिन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 4th है स्थान, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या स्थान बताता है। हम बोले थे आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाए थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटे थे, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव नंबर। बोले थे कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले कोई अर्थ की नहीं लगेगा, लेकिन ऑर्डिनल, जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, वैसा अंग जो किसी के साथ आ करके उसका स्थान बताने का काम करता है, तो स्थान निश्चित होता है और निश्चितों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये आर्टिकल से और एडजेक्टिव दोनों का कम्बिनेशन ये रूल है, ठीक है ना, वहाँ से पूछा गया, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो है, द लेडर, लेडर सीढ़ी होता है, लिंड झुका हुआ है, डैश द वॉल, वॉल मतलब दीवार पर झुकने की बात कर रहा है। यहाँ क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और जब सीढ़ी जो रहता है दीवार के सामने रहता है, और जब कोई किसी के सामने हो, अगेंस्ट का मतलब के खिलाफे नहीं होता, अगेंस्ट का अर्थ एक और होता है, सामने होना। तो दीवार के सामने जो है सीढ़ी लटका हुआ है, तो ये अगेंस्ट होगा, इसका ऑप्शन सही, ठीक है। ग्रामर वाला में बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट, एक्सप्लॉइट है, एक्सप्लॉइट देख लो, EXPLOIT, देखो एक ही सी ऑप्शन में है, ठीक है ना। बाकी एक्सप्लॉइट देखोगे तो आपको गलत लगेगा। ये देखो, पढ़ के देखो एक्सप्लॉइट, पढ़ के देखो एक्सप्लॉइट, पढ़ के देखो एक्सप्लिट हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट गलत है, ये एक्सप्लॉइट सही है। ऐसे भी देखोगे ना, ये सबसे फ्री का मार्क्स होता है, ठीक है। तो देखने मात्र से पता चल जाएगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, यहाँ नदी तैरने की बात कर रहा, तैर कर पार करने की बात कर रहा, ठीक है ना। और तैर कर पार करना, तैरना एक क्या है, क्षमता की बात है, योग्यता होगा तब ना तैर लेगा, सब तैर जाता है, इसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। और योग्यता को दर्शाने के लिए, क्षमता को दर्शाने के लिए हम आपको मॉडल वर्ब पढ़ाएं कि कैन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान की क्षमता, ये भूतकालिक शब्द कोई नहीं है, कैन होगा, समझ में आ गया। मॉडल वर्ब से सवाल पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया, मॉडल वर्ब से, समझ में आ गया। डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, बोल रहा है कि वो अच्छा खेला लेकिन वो जीत नहीं पाया, ठीक है ना। दाव है, दाव मतलब होता हालांकि, इवन दाव मतलब भी होता हालांकि, ठीक है ना। भले ही, हालांकि, यद्यपि, ये सब अर्थ होता है, लेकिन इवन दाव तब लगता है जब अर्थ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव दे रहा है कि वो जीत नहीं सका, ठीक है ना। तो दाव बहुत कोई बोलेगा, लेकिन दाव से ज़्यादा यहाँ परफेक्ट ऑप्शन जो है वो है इवन दाव, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही है इवन दाव। आई ऑलवेज डैश द पुअर, ऑलवेज के साथ ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, नेवर, ये सब के साथ प्रेजेंट डिफिटेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि आदत दर्शाता, आदत दर्शाने के लिए प्रेजेंट डिफिटेंस का प्रयोग करते हैं, पढ़ा चुके हैं। ये टेंस से सवाल पूछा गया, और टेंस में देखो फुल इंग्लिश में है। अब इसमें भरना है तो V1 या V5, ताई के साथ V1 आएगा। देखो V1 कौन है, V1 बस ये भी साई क्रिया के साथ आता तो V3 होता है, इसे V2, ठीक है ना। ये हैज के बाद हेल्पिंग कभी आता है, हैज के बाद कभी V4 देखे हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन ये गलत है, V4 तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना। V1 यही है, समझे। अगला क्वेश्चन है, अब देखो 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाता है और 40 क्वेश्चन रहता है बुक से, और बुक से जो भी 40 क्वेश्चन है सब जो किताब में लिखा हुआ बस उतना ही पूछा, पॉइंट टू पॉइंट, उससे बाहर नहीं पूछा गया। देखते हैं। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जो है, गांधी जी पूर्ण रूपेण भारतीय पॉलिटिक्स पे छाए रहे, कब से कब तक, फ्रॉम 1950 टू 1948। 1948 30 जनवरी को उनको गोली मार दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। जब तक ये मरे नहीं तब तक भारतीय राजनीति पर, शहीद नहीं हुए, सॉरी मरना नहीं कह सकते, महान पुरुष है हमारे, ठीक है। तो ये जब तक असैसिनेटेड नहीं किया गया इनका, तब तक जो है ये राज किए भारतीय पॉलिटिक्स पर। तो फ्रॉम 1915 टू, इसमें ये एंट्री लिए थे, यहाँ तक ये राज किए, ठीक है ना। और ये कहाँ से पूछा गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी के परिचय से, ठीक है ना। उसमें गांधी जी का जो परिचय है उसमें लिखा हुआ है, लाइन निकाल के देख लेना, ठीक है। अगला जो है नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, नानू काका कौन ऑटो डीलर के पास गया, सिक्का ऑटो डीलर, ठीक है ना। किताब में लिखा हुआ है, कहाँ पर है, पिंच ऑफ स्नफ से पूछा गया है, ठीक है ना। डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950 में, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसेल मिला था साहित्य के क्षेत्र में इसको, ठीक है ना, कब, 1950 में, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसेल को दिया गया था, ये आपके बर्ट्रैंड रसेल के परिचय में लिखा हुआ, देख लेना पलट के निकाल के, बर्ट्रैंड रसेल में।
डैश इज द चीफ सोर्स रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर। बोले थे न्यूज़पेपर का आय का स्रोत दो ही है, एक मालिक का संपत्ति और दूसरा न्यूज़पेपर में जो एड दिया जाता है एडवर्टीजमेंट, बस उसी से आता है। इसमें देख लो, ठीक है ना। चीफ सोर्स में दो है और दो में से कौन लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट है, बाकी कोई तो है नहीं। समझ में आ गया? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एडवर्टीजमेंट या तो कंपनी के अखबार के मालिक का संपत्ति होता है, ठीक है ना। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ से पूछा गया? पिछला वाला क्वेश्चन हाउ फ्री इज द प्रेस का सवाल है, ठीक है ना। देख लेना, ये है हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ये चैप्टर जो है आपका स्पीच है, और स्पीच उसी दिन दिया जब 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया था। शपथ ग्रहण के बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। ये है भारत के राष्ट्रपति बने थे 67 में, वही 2 साल रहे, 69 में शायद डेथ कर गए थे, ठीक है। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में सबसे महान वक्ताओं के रूप में कौन, मतलब सबसे महान वक्ताओं में से एक कौन थे? आपको पता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वही आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, भाषण से ये हिट हुए, ठीक है ना। अमेरिका गांधी भी कहलाते हैं, ये सबको पता है। समझ में आ गया? पढ़ाए थे आई हैव अ ड्रीम में। अगला है डैश इज टोल्ड बाय एन आंट, मतलब क्या कहानी के द्वारा, मतलब चाची के द्वारा सुनाया जाता था। चाची के द्वारा, ये चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया। ये चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रेयर जो लिखा है उसमें बताया गया। रूप ठोका जो है बांग्लादेश की महिलाएं जो है वो सुनाती थी दिन में, जो फेरी टेल्स है, परियों की कहानी है, ये सुनाया जाता था। ये चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया। समझ में आ गया? आगे लिखा हुआ एचिबेट्स बिलोंग टू, एचिबेट्स कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, अंग्रेज थे, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन से। अगला है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लिव्स, यह इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज से, जब वो घूमने जो आई थी लेखिका, ठीक है ना, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज के, वो जो है जब गई थी एक होस्ट के पास, इंडियन होस्ट के पास, तो वहाँ जाति प्रथा बहुत ज़्यादा मानता था। वहाँ पर केला के पत्ता पर भोजन परोसा गया था, अच्छा तरह से पकाया हुआ चावल था, दाल था शायद मसूर का, पालक वगैरह बढ़िया से पकाया हुआ था, जिसमें आपको पढ़ाने में हम डिटेल्स में आपको बताए थे। इसमें तो केला के पत्ता पर परोसा जाता था, ठीक है ना। खाने के बाद इस पत्ता को या तो केला के पत्ता पर खाना परोसा जाता है या बर्तन के, मिट्टी के बर्तन में, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये आपको पढ़ाए बुक में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए थे। चुबकोव इज अ डैश, चुबकोव एक लैंड ओनर था, जमींदार आदमी था, सनकी था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी खुशी मृत्यु को अपनाना चाहता था? आपको पता है बहुत कोई द सोल्जर्स, ऑप्शन वैसे नहीं ना है, द सोल्जर जॉन, चलो नहीं है, बहुत ये जान लो, ये लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जहाँ पर बोला था ना अपनी प्रेमिका को जब कन्वेंस कर रहा था तो बोला था कि ये खुशी खुशी मृत्यु को अपना लेगा, ठीक है ना। जॉन डॉन भी बोला था, ठीक है, वहाँ पर कन्वेंस करने में बोला था कि एक ना एक दिन तो हमको मरना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुशी खुशी, ये बिछड़ने को मौत से तुलना करके बोला क्यों ना खुशी खुशी मौत को ही अपना लिया जाए, मरना तो एक दिन निश्चित है सबको, ठीक है ना। डेथ को निश्चित भी बताया और खुशी खुशी अपनाने की बात भी किया, ठीक है ना। अगला लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड, लीव्स ऑफ ग्रास जो है मतलब पब्लिश हुआ था 1855 में, ठीक है ना। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ये किताब का लाइन हम आपको बोले थे, किताब के लाइन से पूछा जाएगा, अधूरा छोड़ देगा, आगे बोलेगा पूरा करने के लिए। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी होगा, और ये आपको कहाँ से पूछा गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लाइन है कविता का, निकाल के देख लेना कविता, ठीक है, कविता का लाइन है ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, ठीक है ना। ये यहाँ पर समर सीजन के बाद होता है, ठीक है ना, ऑटम का आगमन, समझे। अगला क्वेश्चन है, ये आपको कहाँ से पूछा गया? और टू ऑटम से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम, वाल्टर डिलामेयर बच्चों के कवि भी कहलाते हैं, इनके परिचय में पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। अ पल्स इन द इटरनल माइंड इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? द सोल्जर से लिया गया, ठीक है ना। मतलब हमेशा दिमाग में जो है, हमारे आंतरिक दिमाग में वो धड़कने धड़कता रहेगा, ठीक है ना, वो पल्स, ये पढ़ाया गया था, द सोल्जर से लिया गया ये लाइन है। सोल्जर बोले थे ना कभी कभी, कविता का लाइन भी उठा के दे देगा और आपको पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है, समझ में आ गया।
द सोल्जर से लिया गया। अगला है मैकेविटी। मैकेविटी इज कॉल्ड डैश द हिडन पाँव, ये आपको पढ़ाए थे, पहला कविता का पहला लाइन में ही है, मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पाँव, ठीक है ना, छुपा हुआ पंजा, छुपा रुस्तम भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्राइम करता था, इसका पंजा का निशान भी नहीं मिलता था जहाँ पे ये क्राइम करते थे, ठीक है ना, ये है। अगला है द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंध रखता है? टावर ऑफ साइलेंस शांति स्तूप होता है, एक टावर होता है जो आपको हम बुक पढ़ाए थे, फायर हिम से लिया गया, उसमें पारसी धर्म के कवि थे, ठीक है ना, उन्होंने फायर हिम लिखा था कि अंदारू वाला, और वो पारसी धर्म में क्या होता, ना दफनाया जाता ना जलाया जाता, शांति स्तूप पे रखा जाता है, जिसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। 1000 किलोमीटर दूर था, इस वजह से इनके बेटे को जलाना पड़ा था हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका पारसी धर्म से संबंधित है, फायर हिम से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, मतलब स्नेक कविता में किसका चर्चा है, किसको मतलब चर्चा किया गया? पीपल ट्री तो है नहीं, कैरब ट्री है, कैरब ट्री बोले थे ना घना होता है और बहुत पत्ता उसका घना होता है, इस वजह से छाया और खुशबूदार होता है, उसके नीचे नाद रखता था वहाँ के लोग, ठीक है ना, वहीं पानी रखा हुआ था, वहीं पर सांप जो है पानी पीने के लिए आया था कवि के नाद पर। इसका एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया, द स्नेक से, ये है स्नेक चैप्टर से, स्नेक कविता से ये क्वेश्चन पूछा गया, कैरब ट्री का चर्चा है, ठीक है ना, इटली में सिसिली नामक जगह पे कैरब ट्री ज़्यादा रहता है वहाँ पर। डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विद हर ग्रैंड मदर, किसने अपने दादी माँ के साथ बचपन बिताया था? आपका चैप्टर है माय ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास लिखी है, वही बिताई थी। कहाँ है कमला दास? यहाँ सी ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन सी सही है। चलो ध्यान देना है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, इंग्लिश लैंग्वेज किससे छोटा है, मतलब किससे के बाद आया? लैटिन के भी बाद आया, पार्शियन के बाद आया, ग्रीक के भी बाद आया, ये सब इंग्लिश से पहले ही सबका उदय हुआ, ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है ना, सब भाषाओं के बाद आया था, सब भाषाओं के बाद आया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है टी.एस. इलियट इज अ डैश पोएट, टी.एस. इलियट 20वीं सदी के कवि थे, इसका जन्म मृत्यु 1965 में, और निकालना कैसे है मृत्यु से, मृत्यु कब हुआ है कौन सदी में, उसी सदी का होगा, 1900 तक, 19वीं सदी 1901 हो गया, 20वीं सदी में घुस गया, 65 तक शायद ये जिंदा रहे थे, ठीक है, तो 20वीं सदी के कवि थे टी.एस. इलियट। अगला जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड AD 449 से AD 1066 तक रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन इसका ए है। ये आपको कहाँ मिलेगा? बुक में, जो बुक दिए हैं क्लास को, उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जब प्रोज और पोएट्री का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके जस्ट बाद ये शुरू हुआ है, और उसमें लिखा हुआ बेजाबते क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको किताब पलट के देख लेना, उसमें लिखे हुए, ठीक है। अगला है कि हु रोट इंडेमियन एंड हाइपेरियन, ये तो जॉन किट्स लिखे हैं, देखो कहाँ ऑप्शन है, जॉन किट्स, सी ऑप्शन, ठीक है। ये परिचय में, जॉन किट्स के परिचय में लिखा हुआ है, इसके कविता में जो परिचय दिया गया है आपके किताब में उसमें लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, और इसको हम बोले थे भी हाईलाइट कर लेने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग प्रेस बहुत देश में पहले भी हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में 1476 में आया था प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, इसका आविष्कार किया था विलियम नामक एक व्यक्ति ने, विकिंस कुछ करके नाम था उसका, ठीक है ना, विलियम विकिंस। तो ये थे 1476 में इसका आविष्कार हुआ था, इसी के बाद इंग्लिश का विकास होना शुरू हुआ था, ठीक है, 1476 के बाद, क्योंकि पहले हाथ से लिखना पड़ता था, प्रिंटर आ गया, अब हाथ से कितना किताब लिख पाएंगे, वो सबको लिखना ही पड़ता था, अभी क्या एगो लिखे और पूरे छाप दिए, यहीं से इंग्लिश का विकास होना शुरू हुआ, इसलिए ये सवाल पूछा गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। हु रोट मैक फ्लेक्नो, ठीक है ना, मैक फ्लेक्नो ये जो है जॉन ड्राइडन नामक कवि लिखे हैं, लेखक भी है, नाटककार भी है, जॉन ड्राइडन, समझ में आ गया, तो इन्हीं का लिखा हुआ है ये किताब, बोले थे किताब का नाम और राइटर का नाम पूछ देता है। अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी मतलब होता है ईसाई धर्म, ठीक है ना, ईसाई धर्म जो है बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, मतलब लगभग कब जो है ईसाई धर्म इंग्लैंड में फैलना शुरू हुआ था, तो जान लो 573 AD में हुआ था, लेकिन 573 इसमें है नहीं, तो 573 के आसपास 600 है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी। एक्चुअल आंसर इसका 573 AD है इसका, ठीक है, ध्यान देना है। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है ना, इसको सरोजनी नायडू को, ठीक है।
अगला है कि द नेम अगस्तन वाज गिवन टू डैश सेंचुरी। अगस्तन एज, इसके नाम पर एज का भी नाम है, 18वीं सदी के थे, ठीक है ना। 18वीं सदी को अगस्तन एज भी कहा जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था लेकिन घुमा के पूछा, अभी सीधा करके पूछा। चाउसर, लैंगलैंड और वाइक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ डैश। ये मिडिल इंग्लिश के राइटर थे, ठीक है ना। मिडिल इंग्लिश के ये क्या थे, राइटर थे। समझ में आ गया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन पलट के देख लेना। अ स्नेक अपीयर्ड ऑन आ ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। ये आपका पूछा गया स्नेक से। स्नेक का ऑब्जेक्टिव जहाँ लिखा हुआ उसमें क्वेश्चन हुबहू है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन है, जितना किताब से पूछा गया सारा क्वेश्चन उसमें है लगभग। और क्वेश्चन बोले थे जब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो उस समय बोले थे कि जरूरी नहीं कि जैसा लिखे वैसा ही हुबहू आएगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन किताब से बाहर नहीं रहता और बाहर एक भी नहीं है। लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन किए हैं, समझ में आ गया। स्नेक अपीयर्ड ऑन अ ट्रॉप ऑफ द डैश, किसके मतलब ट्रॉप पर, नाद पर आया था, सांप जो है पानी पीने के लिए। समझ में आ गया। टीचर, लॉयर, डॉक्टर, कवि, पोएट के नाद पर आया था, ठीक है ना, गर्मी के दिन में। अगला, हु वाज बॉर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। टी.एस. इलियट थे, इनके परिचय में लिखा हुआ टी.एस. इलियट के, पलट के देख लेना, ठीक है ना। टी.एस. इलियट के परिचय में लिखा हुआ है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूएसए में, लेकिन धीरे धीरे ये कहाँ सेटल हो गए, इंग्लैंड में हो गए, ठीक है ना। इनके कविता के इसलिए दो भाग में बांटा भी गया है, ध्यान रखना। लोमोब इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोब जब गया था उसके घर पे मिलने के लिए तो वो क्या था, क्या स्थिति में था, नेगेटिव था, हैप्पी था, सैड था, नर्वस था, ठीक है ना, जल्दी बोल नहीं पा रहा था, लड़की को बोला नहीं है, लड़ गया उससे पहले ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है द रेडनेस ऑफ द अपीयर्स ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। मतलब आग का जो लाली था वो कैसा, कवि को कैसा दिखा, नाइस, एक्सेप्टेबल, कंफर्टेबल, क्रूएल। ये कविता में लिखा हुआ है, क्रूएल दिखा था, ठीक है ना, निर्दयी। रेडनेस जो है निर्दयी, कविता के लाइन में लिखा हुआ है क्रूएल। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम डैश। ये कहाँ से लिया, चाइल्ड इज बॉर्न आपको बोले थे सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है, ठीक है ना। ये आपके किताब में परिचय में लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेखिका के परिचय में ध्यान देना है। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, ये आपको आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। 96 नंबर में जो है द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, वो था राइटिंग। समझ में आ गया, किताब की लाइनें हैं, ये किताब में लिखा हुआ बेजाप्ते, समझ में आ गया। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ डैश टिकट। थर्ड क्लास की टिकट लेके सेकेंड क्लास में चढ़े थे, वो आके कवि को बताए थे बाहर आने के बाद, तो थर्ड क्लास की टिकट था उनके पास और गए थे सेकेंड क्लास में, बताए थे उसमें जगह नहीं मिला था, इसी में बैठ गए थे, ठीक है ना। जब वो कवि के यहाँ आ रहे थे दिल्ली, नानू काका महाराष्ट्र से, ठीक है, समय की बात है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश, ये किताब का लाइन है, उसके बाद यही है एसेंशियली ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। यहाँ पर एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल नॉलेज नहीं, मैन के राह में, ठीक है ना। ये कभी अपना विश्वास नहीं खोए थे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी डैश। वेल्दी कलेक्टर के पास बेचते थे, या टीचर के पास थोड़ी, टीचर तो छीन लिया था, वो तो दे दिया चपरासी को। फार्मर के पास नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, कलेक्टर मतलब संग्राहक। कलेक्टर मतलब वही कलेक्टर नहीं समझना डीएम वाला, संग्राहक। ये आपको पढ़ाए थे, इसमें द आर्टिस्ट चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है, कलाकार। अगला है व्हिच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा भाषा जो है भारत का सेकंड लैंग्वेज, समझ में आ गया। कौन सा लैंग्वेज भारत का द्वितीय भाषा है। तो द्वितीय भाषा वैसे आपको पता होगा संस्कृत द्वितीय मातृभूमि भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के बाद अगर है तो वो इंग्लिश है, समझ में आ गया। इंडिया में ये क्वेश्चन भी पूछा गया सब्जेक्टिव में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। ये आपका 100 का 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया, आप मिला लेना। और ये सब ग्रामर हो या बुक हो, सब पढ़ाया गया में से पूछा गया है, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन तो कोई बना लेगा जो कन्फर्म मारना चाहेगा, जो क्लास किया है रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं।
सब्जेक्टिव जो है देखो ये एस्से जो है, एस्से का हमने फॉर्मेट बताया था और बोला था कि इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कहाँ से क्या पूछेगा, ठीक है ना। एस्से का फॉर्मेट होता है और एस्से में आप तभी किसी के ऊपर एस्से लिख पाओगे जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है ना। दहेज प्रथा पे हम लिखे बता दिए कैसे कैसे लिखना, फॉर्मेट बता दिए, लेकिन दहेज प्रथा के बारे में आपको पता ही नहीं। पोल्यूशन पे लिखना हम बता दिए कैसे कैसे लिखना है, और पोल्यूशन के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, जनरल नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा उस मुद्दा पे, उस विषय पे अगर नॉलेज नहीं रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव हम फॉर्मेट पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उससे इस पे इसका फॉर्मेट पढ़ा दिए हैं, इसके लिए नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है कि कोई किसी एक का एक्सप्लेन करे। इसका फॉर्मेट हम आपको बताए थे और फ्री का मार्क्स बोले थे। 4 में से कोई 4 ऑप्शन है, किसी एक को बनाना, बस चैप्टर का नाम, लेखक का नाम पकड़ना, उसके बाद तो लिखिए देना है। लिखना हम सिखाएं आपको। आई हैव अ ड्रीम इसी चैप्टर से लिया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जस्टिस वाज टू लिव फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया। द टू बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड हैव मी पीस, ठीक है ना। द टू बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड हैव मी पीस, ये मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू द ग्रुप ऑफ, ये कहाँ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द, तो बोले थे एक बनाना था आपको पोएट्री सेक्शन से, एक प्रोज सेक्शन से पूछेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से एक किसी एक का जवाब देना, 8 में से 2 का जवाब देना, 8 नंबर और फ्री का मार्क्स है। हम फॉर्मेट पढ़ा चुके हैं, बता दिए हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मेट बेस है, ये पढ़ा दिए हैं, फॉर्मेट बेस है, पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। इसमें पकड़ना है जहाँ तक बात। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी मस्ट बी किल्ड, मेरा अंदर की आवाज़ कर रहा था उसे अवश्य मार दो, ये स्नेक से लिया गया है, ठीक है ना। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, ये द सोल्जर से लिया गया है, ठीक है। नर्स टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये कहाँ से लिया गया, और टू ऑटम से लिया गया, समझ में आ गया। राइट अ लेटर नर्सेज टू द ग्रेव्स और टू ऑटम, पतझड़ पत्ते झड़ रहे हैं, उसी से लिया ही गया, ठीक है ना। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये इनफॉर्मल हो गया, ये फॉर्मल हो गया। प्रिंसिपल पास स्कीम लीव, छुट्टी के संबंध में, छुट्टी किस लिए लेना है, वर्कशॉप योगा करना है, ठीक है ना। वर्कशॉप ऑन योगा के लिए छुट्टी लेना है। यहाँ विषय भी लिख दिया, विषय नहीं रहेगा, बहाना नहीं रहेगा, तो अपना से बहाना बनाना होता है। यहाँ बहाना भी दिया हुआ है, इसका भी फॉर्मेट बता दिए। अब इस किसी 5 का जवाब देना है, इसमें से हम आपको टेलीग्राम पर बजाबते लिख के भेज दिए हैं। अब इसमें देखो कौन चैप्टर कौन क्वेश्चन जो है कितना पेज नंबर में है, ये लिख करके हम आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, ठीक है। जब आपके जो किताब दिए हैं क्लास से, जो नोट मिला है, असाइनमेंट कहो, नोट्स कहो, डीपीपी कहो, जो कहो, किताब बना के सब नोट्स दिए हैं क्लास डेली नोट्स का, ठीक है ना। अब इसमें देखो सब पेज नंबर हम लिख करके आपको इस तरह से दिए हुए हैं, कौन कितना नंबर पेज में, 5 का जवाब देना है। और ये आपके किताब में सब क्वेश्चन 1 लाइनर वाला बोले थे सबको पढ़ लेने के लिए, और 1 लाइनर से ही पूछा गया है, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो है बी, वो पेज नंबर 36 का, इसका बी जो है, एक ही क्वेश्चन है, फॉर द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, हाँ पेज नंबर, ये क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 36, जो किताब क्लास से मिला है, क्रिएटिव इंग्लिश क्लास से इसका, ठीक है ना। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 3 में है ये इसका आंसर। ये सी नंबर जो है, ये सी का आंसर व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, ये पेज नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर 4 में है। पेज नंबर 40 किताब पेज नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर 4 में है। व्हाट डू फ्री पीपुल, ये डी नंबर में जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 1 में है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका पेज नंबर 54 मतलब 54 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 में है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ई है 54 पेज का क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर लिखा हुआ है। एफ जो है आपके बुक जो क्लास दिए हैं, ठीक है ना, उसी में लिखा हुआ है व्हाट डज, इसका पेज नंबर नहीं चढ़ा है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर एज एनिमल डू, जैसे जानवर करता है। एच जो है, एच नंबर क्वेश्चन जो है पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट इंडियन पोएट्री इंग्लिश, ये पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 13 में है, ठीक है ना। उसके बाद समरी में देखो क्या क्या है, समरी आपको ये सब स्टार लगा है उसी में से आया था। समरी का भी हम फॉर्मेट बता दिए हैं, एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बता दिए हैं, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बता दिए हैं, एस्से का फॉर्मेट पढ़ाए हैं। अगर क्लास किया होगा एकदम बउआ वाला लग रहा होगा, ठीक है ना। इसमें भी देखो पेज नंबर हम लिख दिए, टेलीग्राम पर लिखा हुआ है, आप खोज लेना, देख लेना, ठीक है ना। मैच करने वाला तो बोले थे कि पहला पेज से 10-15 नंबर पूछा जाता है, इधर भी है और इधर भी है, 10 नंबर डायरेक्ट है, 2 इसमें मिला सकते हो। यहाँ जो है ये स्टार लगाए थे उसी से पूछा गया है, कौन, सी नंबर, बी नंबर, बी का, ए का सब
आपका सजेशन से मिला है, एक तरफा क्वेश्चन मिला है सब, ठीक है ना। ये भी फर्स्ट पेज का है, ये इसका आपको जवाब देना सिखाई थी, प्रेसिस पैसेज का है, ट्रांसलेशन में कोई दम्बे नहीं है सब, ठीक है ना। ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझे। आपको देखो ऐसे का फॉर्मेट पढ़ा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट पढ़ा दिए हैं, उसके अलावे लेटर राइटिंग का फॉर्मेट पढ़ा दिए हैं, उसके बाद समरी का फॉर्मेट पढ़ा दिए फॉर्मेट बेस पे, उसके बाद ट्रिक बेस पे जो था पैसेज वो भी पढ़ा दिए, क्वेश्चन का कैसे आंसर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद आंसर ढूंढना है, ठीक है ना। ये सब पढ़ाई दिए हैं। क्वेश्चन आंसर वन लाइनर वाला बोले ही थे, सबका वन लाइनर पढ़ना है। वन लाइनर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर होता है, उसको पढ़ने से आसानी से जवाब दिया जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन सब सिलेबस के अंदर आया जो पढ़ाया गया, तो सब कुछ आपको पढ़ाए, उसके अलावे आपको सजेशन दिए और सजेशन में जो स्टार लगाए उसी से आया हुआ है। तो आपका सारा आंसर मिल गया। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मैं समाप्त करता हूँ वीडियो को।